मेरा काम कर रहे थे। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़े। ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस रह गया, oogenesis रह गया, और मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। यस और नो? यस मैम। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा मैंने आप लोग को बताया था कि 2 स्टेप्स में होता है, ठीक है। स्पर्मेटिडोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिडोजेनेसिस में स्पर्मेटिडो प्लस जेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, स्पर्मेटिडो मतलब स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन, ठीक है। तो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है वो स्पर्मेटिड, और फिर एक्टिव फॉर्म में बनता है वो स्पर्म। स्पर्मियोजेनेसिस हो गया फिर वो, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, जिसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं: मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, ग्रोथ प्रोसेस एंड मैचुरेशन प्रोसेस। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम जिन्हें बोलते हैं हम, माइटोटिकली डिवाइड करता है। माइटोटिक और मियोटिक के अंदर क्या डिफरेंस है? माइटोटिक और मियोटिक के अंदर क्या डिफरेंस है? मैम मियोटिक में डिक्रीज होते हैं नंबर और माइटोटिक में 2n रहते हैं एज इट इज। एज इट इज रहते हैं, जो भी होता यस है। मैम। अगर उनकी भी माइटोसिस होती है वो एन ही रहता है, मतलब एग्जैक्ट सेम कॉपी बनता है, एज इट इज रहता है, ठीक है। यस मैम। तो सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं या स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, वो क्या करते हैं? डिवाइड डिवाइड हो के माइटोटिकली डिवीजन करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे डिप्लॉइड सेल्स बना देते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। उसके बाद होती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज क्या होता है? जिसमें वो साइज में ग्रो होते हैं, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, ठीक है। ग्रोथ फेज मतलब सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन फेज है जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ग्रोथ फेज है जिसके अंदर ग्रो हो रहा है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है। फिर मैच्योरेशन फेज, डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोसिस करेगा, ठीक है, और उससे क्या बनेंगे? एन एन बनेंगे दो, जिसे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। उसके बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन करके 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना देता है। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सुनो। यस मैम। नो मैम। नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा सूरज? हाँ वही, क्या पढ़ रहे हैं हम? यस मैम। क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? मैम हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव। पक्का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं? यस मैम। तो फिर तो बेटा आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। आपने खुद कहा था। क्या कहा था? उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने क्या बोला था? उसके बाद रह गया oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैम क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी इसलिए बोल रहा था, फिर समझ नहीं आ रहा।
है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और ये दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर स्पर्म बनते हैं। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, और जो स्पर्मियोजेनेसिस होता है वो उसको मैच्योर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 3 फेजेस होती है, मल्टीप्लिकेटिव, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो डिवाइड कर करके खूब सारे सेल्स बना लेता है। ठीक है, और मियोटिक माइटोटिक डिवीजन करता है। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है, अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेंगे सेल्स, अपनी ग्रोथ करवाते हैं, मैच्योर हो जाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, उसमें मियोसिस 1 होगी और वो एन एन बन जाएंगे, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर मियोसिस 2 होगी तो वो और दो दो एन और बना लेंगे, तो 4 एन बन गए। तो एक से 4 स्पर्मेटिड्स बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 2 के स्पर्मेटिड्स बनते हैं। और स्पर्मेटिड्स जो है वो क्या करेंगे, स्पर्मेटोजोआ बना लेंगे या फिर स्पर्म्स बना लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस मैम। तो मैंने आप लोगों को बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करते हैं। हाँ, बंद है। एक ही चल रहा है, बंद है। हाँ जी, समझ में आया? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हार्मोन्स। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हार्मोन्स। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, जिससे एलएच एंड एफएसएच जो हार्मोन है वो रिलीज होते हैं। अब एलएच जो है वो लेडिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे और एंड्रोजन क्रिएट करेंगे, और एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे, और एंड्रोजन क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है, और सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं, वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फैक्टर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें एलएच और एफएसएच दोनों की प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एलएच क्या करा रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है, और एफएसएच क्या करा रहा है, फैक्टर्स प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, समझ आया? यस और नो? ये मैंने कल आप लोगों को लिखवाया भी था। यस। ओके, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, हेड, नेक, मिडिल पार्ट एंड टेल। ठीक है, हेड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। नेक के अंदर क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मोटिलिटी के लिए। मिडिल पार्ट में भी बहुत सारे, सॉरी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है नेक के अंदर। ठीक है, और मिडिल पार्ट के अंदर होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया मोटिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। फिर टेल है, टेल क्या होती है, लॉन्ग सिलेंडरिकल होती है और वाइब्रेशन होती है उसमें। ठीक है, समझ में आ गया? यस और नो? यस मैम। फिर है, ये था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो किसी को कोई अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
किसी को कोई डाउट? यस और नो में रिप्लाई करिए। नो मैम। ओके बेटा। अब हम पढ़ेंगे oogenesis। ठीक है, oogenesis के अंदर मैंने आप लोगों को कल लिखवाया भी था कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवम फ्रॉम डिप्लॉइड oogonia सेल इन द ओवरी इज नोन एज oogenesis। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, लिख रहे हैं स्टूडेंट? यस लिख रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ haploid ovum from diploid oogonia cells in the ovary is called oogenesis। इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, और ये किस में स्टार्ट होता है? एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रॉयनिक स्टेज के अंदर स्टार्ट हो जाता है। लिख रहे हैं आप लोग? यस। बताइए, यस और नो का रिप्लाई करिए। हाँ जी, आवाज आ रही है? नितिन, यस आरती, मैम। ब्रिजेश, सूरज, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो oogenesis के अंदर बेटा क्या होता है? सबसे पहले oogonia सेल्स होते हैं, जैसे spermatogonia सेल्स होते हैं वैसे oogonia सेल्स होते हैं। वो भी डिवाइड करेंगे माइटोटिकली और बहुत सारे अपना नंबर इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो oogonia सेल्स जो होते हैं एट द टाइम ऑफ फीटल की ओवरी में मिलियंस होते हैं oogonia सेल्स। फिर प्रोफेज वन होता है मियोसिस वन का, फिर मियोसिस स्टार्ट होती है ना, तो मियोसिस वन का प्रोफेज वन होता है जिसमें वो टेम्पररी अरेस्ट हो जाते हैं और प्राइमरी oocyte बन के रह जाती है। फिर उनके चारों तरफ क्या होते हैं? ग्रैनुलोसा सेल्स बनते रहते हैं फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबर्टी। ठीक है, देखो बर्थ से पहले क्या होता है? oogonia सेल्स होते हैं और बर्थ होते होते प्रोफेज वन तक हो जाता है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक उसके चारों तरफ सेल्स बनते रहते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, और ये कितने रह जाते हैं? पहले तो मिलियंस में होते हैं ये, फिर रह जाते हैं 60 to 80,000। ठीक है, उसके बाद बनते हैं बेटा सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ और ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका सेल की लेयर बनती चली जाती है, तो फिर वो बन जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है,
देखो सबसे पहले oogonia सेल, उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर मियोसिस वन में स्टार्ट हो जाता है, प्रोफेज वन में आके अरेस्ट हो जाता है बर्थ के टाइम पे, तो प्राइमरी oocyte बोलते हैं उसे। उसके बाद बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक उसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल बनते रहते हैं, उसे प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे। उसके बाद ग्रैनुलोसा सेल के अंदर और ज्यादा प्यूबर्टी के टाइम पे और ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स चारों तरफ बनते रहेंगे और थीकर सेल्स बनते हैं, तो उसे हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है थीका लेयर जो होती है, उसमें दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, थीका इंटरनल, थीका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वाली फाइब्रस होती है, इंटरनल वाली मस्कुलर होती है। ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल्स बने हैं, इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, बीच में कैविटी होती है जिसे हम एंट्रम बोलते हैं। ठीक है। तो थीका इंटरनल जो है 10 to 15 उसमें फॉलिकल सेल की होती है, और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी साइड जो है उसका साइज इंक्रीज होता रहता है, पहली माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है, अनइक्वल पोलर बॉडी बनती है और हैप्लॉइड oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte। समझ में आ रहा है? बताइए, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? यस मैम। देखो पहले का तो बिल्कुल सिंपल है। oogonia पता है, प्राइमरी oocyte पता है कि फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन का प्रोफेस वन हुआ, प्राइमरी फॉलिकल पता है फॉलिकल सेल्स बने, सेकेंडरी फॉलिकल पता है कि और भी ज्यादा फॉलिकल सेल बने, टर्शियरी फॉलिकल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें थीका की दो लेयर होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, दो लेयर्स होती है। फिर जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है उसमें एंट्रम होता है, बीच में एक कैविटी फिल होती है। तो थीका इंटरनल जो लेयर है वो 10 से 15 फॉलिकल सेल्स होते हैं उसमें। ठीक है। चारों तरफ फॉलिकल सेल्स होते हैं। अब प्राइमरी oocyte जो हमने बनाया था, जो जो सिर्फ अभी अरेस्ट हुआ है प्रोफेस वन करके फॉलिकल सेल्स के बीच में, वो क्या करता है, मियोसिस, आगे की मियोसिस करता है और फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करता है, तो एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, मतलब एन एन बनते हैं, लेकिन एक लार्ज oocyte बनता है और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनती है, जिसे हम पूरे को बोलते हैं क्या, टर्शियरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी oocyte बनता है टर्शियरी फॉलिकल से। होता क्या है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है प्राइमरी oocyte के अंदर बहुत सारा, टर्शियरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होगी, और फिर सेकेंडरी oocyte बनेगा जिसके अंदर क्या होगा, जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन होगी। ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल क्या होगी, रप्चर हो जाएगी और ओवम को रिलीज कर देगी। तो समझ आ रहा है? तो समझ आ रहा है, यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर क्या हो रहा है, एक छोटी सी हैप्लॉइड बॉडी वो बड़ी हैप्लॉइड बॉडी बन रही है और एक छोटा सा पोलर बॉडी बन रही है। सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या हो रहा है, ओवम रिलीज हो रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मियोसिस टू कंप्लीट कब होती है, जब फर्टिलाइजेशन होती है। ओवम रिलीज होने के बाद ही तो फर्टिलाइजेशन होगी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस मैम। अब oogenesis में जो डीपली अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे, अभी तो हमने सिर्फ जो स्ट्रक्चर है उसके टर्म्स में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि सेल के टर्म्स में क्या हो रहा है। इसमें भी बेटा तीन फेजेज होती है, मल्टीप्लिकेटिव, ग्रोथ एंड मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, प्राइमरी जर्म सेल जो होते हैं, oogonia सेल जो होते हैं, वो डिवाइड करेंगे माइटोटिकली, जर्मिनल एपिथेलियम की लाइनिंग होती है वहां पे माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, और जिसकी वजह से बहुत सारे मदर सेल बन जाएंगे, दैट इज नोन एज oogonia। ईच ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स, जो भी हर एक ग्रुप ऑफ सेल बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, एग नेस्ट। समझ में आ रही है ये चीज? oogenesis को भी तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया है, मल्टीप्लिकेटिव, ग्रोथ एंड मैचुरेशन। मल्टीप्लिकेटिव के अंदर नंबर इंक्रीज हो जाएगा, oogonia बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है। ग्रोथ जो फेज होती है वो 12 से 13 साल के अंदर होती है। इसमें क्या होता है, वन ऑफ द डिप्लॉयड oogonia अंडरगो ग्रोथ। इसमें भी सेम होता है, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, यॉक बढ़ेगा,
एंड ट्रांसफर टू एनलार्ज उगोनिया, एक बड़ा उगोनिया बन जाएगा जिसको हम प्राइमरी oocyte बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? एक बड़ा उगोनिया सेल बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है? यस मैम। फिर उससे प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे और जो दूसरे उगोनिया है वो फॉलिकुलर एपिथेलियम से वो प्राइमरी फॉलिकल बनाएंगे। प्राइमरी फॉलिकल में खूब सारे ग्रेनुलोसा सेल सराउंडेड हो जाएंगे। फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर बीच में कैविटी होगी, उससे टर्शियरी फॉलिकल बनेगा और टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। प्राइमरी oocyte के बाद क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। समझ में आ रहा है? तो ये ग्रोथ ही तो हो रही है सेल्स बन बन के। समझ में आया? समझ में आ रहा है? यस और नो? नितिन, सृष्टि, आरती, मोनिशा, सूरज, प्रियंका। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है उससे वो फिर से मियोसिस मतलब मियोसिस 2 करवाएगी और दो एन बनेंगे, दैट इज सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड ओवम। तो इसमें दो पोलर बॉडी बन रही है, एक फर्स्ट और एक सेकेंडरी। ठीक है, तो oogenesis के दौरान 4 सेल बनते हैं, उनमें से एक फंक्शनल ooted होता है और 3 नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज होती है। ठीक है, ooted को ही हम ओवम बोलते हैं। समझ आ रहा है? यस और नो? यस मैम। देखो oogenesis में कुछ नहीं है, ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह 3 फेजेस में डिवाइडेड है। इसमें आपको याद रखना है प्राइमरी प्राइमरी oocyte बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी oocyte बनेगा, उसके बाद ओवम बनता है। ठीक है, ये याद रखना है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ये अभी भी इतने कम स्टूडेंट्स क्यों आ रहे हैं तुम्हारी क्लास में? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अंकित आया था, अंकित कहाँ गया? ठीक है, तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की रिवीजन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं ऑफ फीमेल प्राइमेट्स। हाँ जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो वर्ड दिया गया है
ये किस लिए दिया गया? पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड टिश्यूज। सूरज म्यूट करो। ठीक है, समझ आ रहा है? ये जो मेंस्ट्रुएशन वर्ड दिया गया है बेसिकली पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड टिश्यूज की वजह से दिया गया है। फ्लूइड, म्यूकस इज ऑल्सो डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पीरियोडिक डिस्चार्ज होता है ब्लड का, फ्लूइड का, टिश्यूज का, म्यूकस का फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ सेक्सुअली मैच्योर फीमेल्स। ठीक है, और दिस फ्लो यूजुअली लास्ट फ्रॉम 3 to 6 days each month and it is caused by sudden reduction in the hormone estrogen and progesterone। देखो हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी हमने पढ़ा था ना। मेल्स में कौन सा हार्मोन पढ़ा था हमने? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? सडन रिडक्शन इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है? जब फीमेल एट द एज ऑफ प्यूबर्टी रीच करती है। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन होता है उसे हम मिनाज बोलते हैं, और जो स्टॉप होता है उसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, वो शेड भी होती है, टूटती भी है और अपने आप को प्रिपेयर भी करती है फॉर इम्प्लांटेशन। जब फ्लो होता है उस दौरान वो ब्रेक हो जाती है, वहीं से ब्लड निकलता है और फ्लो होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर करती है, अपने आप को ठीक कर लेती है। ठीक है, फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फिर वो शेड करेगी, टूटेगी, उसके बाद फिर से फ्लो स्टार्ट होगा। तो ऐसे करके मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो रिपीट होती है एवरी 28 डेज के अंदर। ठीक है, और ओवम जो रिलीज होता है वो ठीक उसके मिड वाले डे में रिलीज होता है, 14 डे के अंदर ओव्यूलेशन होती है। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, तो इसके ये डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट 4 फेजेस के अंदर। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज जिसे हम ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, फिर है फॉलिकुलर फेज बिफोर द एग इज रिलीज, फिर है ओवुलेटरी फेज जिसके अंदर ओवुलेशन होता है, फिर है ल्यूट्रल फेज। ल्यूट्रल फेज मतलब जब एग रिलीज हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो पहला है ब्लीडिंग फेज, दूसरा बिफोर द एग इज रिलीज, तीसरा जब एग रिलीज हो रहा है, और चौथा आफ्टर रिलीज ऑफ एग। क्लियर है सबको? यस बताइए, क्लियर है? यस मैम।
ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है, फर्स्ट फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो 3 से 5 दिन की होती है। इसमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक होती है और ब्लड वेसल्स ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। ठीक है। अगर ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता तब होती है ये। ठीक है, क्लियर है। अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये वाली फेज नहीं आएगी, तो अगर ये वाली फेज नहीं आ रही है तो इट मीन्स इट इज अ इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है सबको। यस, क्लियर है सबको। यस मैम। मैम एक बार रिपीट करता मैम। फर्स्ट फेज होती है जिसके अंदर क्या होता है 3 to 5 डेज की होती है। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स एंडोमेट्रियम की लेयर रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी रप्चर हो जाती है और ब्लड फ्लो होता है। ठीक है। और ये कब होता है, जब ओवम जो होता है फर्टिलाइज नहीं होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर ये वाली फेज नहीं आती इट मीन्स इट इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट फेज है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। ये 1 to 14 डेज की होती है बिफोर ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन होता है एग रिलीज होना, जो 14 दिन पे होता है। तो 1 से 14 दिन की होती है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आती है ये। ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करके सेकेंडरी फॉलिकल बनाते हैं और एंडोमेट्रियम की लेयर जो टूटी हुई थी वो धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती है। समझ में आ रहा है, यस और नो। यस मैम। तो ये जो फेज होती है ये कब होती है, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल फेज के बाद होती है। प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करके सेकेंडरी फॉलिकल वो सॉरी ग्राफियन फॉलिकल बनाता है और एंडोमेट्रियम की लेयर अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। फिर जो एफएस और एलएच जो ब्लीडिंग फेज के अंदर एकदम से डाउन चले गए थे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, उन्हें भी आगे कौन रेगुलेट करता है, एफएस और एलएच एलएच। तो इस वाली फेज के अंदर क्या होता है, एफएसएच और एलएच इंक्रीज होता है, स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर की डेवलपमेंट, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मैंने बताया ना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को भी ये कंट्रोल करते हैं एफएसएच और एलएच। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नहीं है इस वाली फेज में, बस आगे का सोचो। एंडोमेट्रियम की लेयर अपने आप को ठीक करने में लगी हुई है, एफएसएच और एलएच इंक्रीज हो जाता है, जिनकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ जाएगा। ठीक है। उस फेज में क्या हो रहा है, वो सडन एकदम कम हो जा रहा था इसलिए ऐसा हो रहा था, अब वो भी बढ़ गए, अपने आप को उसने मेंटेन भी कर लिया। प्राइमरी फॉलिकल ग्राफिकल फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो गए। रैपिड सिक्रीशन होगा एलएच एलएच सर्ज का, जो इंड्यूस कराएगा ग्राफिकल फॉलिकल को कि तुम टूट जाओ और अपने अंदर से ओवम को रिलीज करा दो और कॉर्पस ल्यूटियम बना दो। कॉर्पस ल्यूटियम होता है जब ओवम रिलीज हो जाता है, जो पीछे से जो बचा हुआ होता है। समझ आ रहा है। यस कुछ क्लियर हुआ। कुछ क्लियर है। ठीक है, उसके बाद होता है ल्यूट्रल फेज या सिक्रेटरी फेज। इसमें होता है ओव्यूलेशन। ग्राफिकल फॉलिकल जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने अंदर से ओवम को रिलीज कर देगा। जो अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन है वो बहुत ज्यादा होगा, एसेंशियल, ये बहुत जरूरी होता है ताकि मेंटेन कर सके और प्रोलिफरेट कर सके एंडोमेट्रियम को। अब एंडोमेट्रियम किस लिए जरूरी होती है भाई, फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर एग रिलीज हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है ना, इसलिए एंडोमेट्रियम अपने आप को बचा के रखेगी, जिसको कौन मेंटेन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है।
अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करेगा और प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकम बना देगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो येलो कलर की बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसमें दो चीजें हैं, या तो फर्टिलाइजेशन होगी या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। देखो ल्यूट्रल फेज में क्या होता है, एग रिलीज होगा और एंडोमेट्रियम अपने आप को मेंटेन करके रखेगा कि हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फिर आगे फिर से फर्स्ट स्टेज ब्लीडिंग स्टेज स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करेगा और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेगा। अगर नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फिर से कम हो जाएगा और वो टूट जाएगा कॉर्पस एल्बिकम के अंदर, और एंडोमेट्रियम की इतना कम हो जाएगा कि एंडोमेट्रियम की लेयर टूटेगी और ब्लीडिंग स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो खत्म होती है 50 इयर्स के अंदर, जिसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। समझ आ रहा है? यस, क्लियर है सभी को? यस बताइए बेटा, क्लियर है? यस, यस मैम। मैम सेकेंडरी फेज एक बार और बता दो ना आप। कौन सा बताऊं? सेकेंडरी फेज। सिक्रीटरी फेज। नहीं, सेकेंडरी फेज। सेकेंडरी फेज कौन सी बताई थी? सेकेंडरी तो मैंने कोई बताई नहीं है। मैंने बताई मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं उसे, फिर थर्ड है ल्यूट्रल फेज या सिक्रीटरी फेज। हाँ, वही सेक्रेटरी फेज, सॉरी। सिक्रीटरी में कुछ नहीं होता बेटा, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, और ग्राफियन फॉलिकल टूट के कॉर्पस ल्यूटियम में बना देंगे, एग को रिलीज करा देंगे और कॉर्पस ल्यूटियम जो बचा हुआ होगा वो कॉर्पस ल्यूटियम होता है। कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, उसके बाद यहाँ पे अभी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन है। ठीक है, अभी एंडोमेट्रियम अपने आप को ठीक करने में लगा हुआ है यूट्रस का, ताकि अगर जो एग रिलीज हुआ है फर्टिलाइजेशन हो जाए तो यूट्रस पे इम्प्लांटेशन हो जाए, उस एम्ब्रायो को वहां पे वो चिपक जाए, उसे नरिशमेंट मिलता रहे और बेबी डेवलप हो जाए। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करेगा और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो येलो कलर की बॉडीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम टूट के एल्बिकन बना देगा, कॉर्पस एल्बिकन बना देगा। अब इतना कम हो जाएगा कि एंडोमेट्रियम की लेयर टूटनी शुरू हो जाएगी और वापस से ब्लीडिंग स्टेज शुरू हो जाएगी, और ये सारा का सारा जो भी टूटा है इसके अंदर वो सब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है उसका लेवल अच्छा मेंटेन होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कम हो जाता है और लेयर टूट जाती है एंडोमेट्रियम की, और ब्लड वेसल्स भी टूट जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है मैम। और यस मिनार्क, मैम। मिनार्क और मोनोपोज पता है ना, मिनार्क स्टार्ट को बोलते हैं और मोनोपोज जब 50 इयर्स के अराउंड जब बंद हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है बताओ? बताओ फर्टिलाइजेशन क्या होती है?
फर्टिलाइजेशन क्या होती है बताओ? स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करता है, उसी स्टेज को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, फ्यूज होना, ठीक है, तभी तो एन और एन फ्यूज होके 2n बनाता है। फिर माइटोटिकली डिवीजन होती है, एम्ब्रायो बनते हैं, जाइगोट बनता है और फीटस बनता है, ठीक है। क्लियर है? यस और नो? जस्टिन, यस नितिन, मैम। फिर क्लीवेज की अलग अलग स्टेजेस होती है, मॉड्यूला, ब्लास्टूला, ब्लास्टोसिस्ट। इम्प्लांटेशन क्या होता है? कंप्लीटली अटैचमेंट होना ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस के साथ, यूट्राइन की एंडोमेट्रियम लेयर के साथ, उसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। समझ आया मैंने क्या बोला? यस, समझ में आ रहा है? रिप्लाई करिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस मैम। ठीक है, तो आज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्पर्मेटिडोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, जिसपे स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में मैच्योर होके बनते हैं। फिर oogenesis पढ़ा, फिर हमने पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है। फिर मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है और इम्प्लांटेशन क्या होती है। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। डाउट है किसी को? चलिए, डाउट नहीं है तो फिर आप अपनी नेक्स्ट क्लास